वीडियो बड़ी बन गई है, फिर भी इम्पोर्टेंट पॉइंट का हम लोगों ने डिस्कस किया है, कहीं भी फालतू का बात नहीं किया है। नेशनल वुमेंस डे जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, यह किनका जन्म दिवस है, किनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जय हिंद स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। आज के वीडियो में हम लोग लिटरेचर्स नोबेल पुरस्कार का बात करेंगे। रतन टाटा जी का निधन हो गया है। भारत के महान शख्स, महान उद्योगपति का निधन हो गया, उनके बारे में बात करेंगे। और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी का आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है लिटरेचर साहित्य पुरस्कार का। पहला मेडिसिन, दूसरा भौतिकी और तीसरा केमिस्ट्री, ये इस पुरस्कार का, नोबेल पुरस्कार का हम लोगों ने बात कर लिया है, डिस्कस कर लिया, इसकी घोषणा हो चुकी है। अब हम लोग चौथा नोबेल पुरस्कार लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। 2024 में घोषणा हो चुकी। किन्हें दिया गया है? साउथ कोरिया की महिला लेखिका हैं हांग कांग। हांग कांग इनका नाम है। साउथ कोरिया की हैं, ये कोरिया भाषा में लिखती हैं। इनको द वेजिटेरियन पुस्तक के लिए 2016 में मैन बुकर पुरस्कार मिल चुका है। मैन बुकर पुरस्कार मिल चुका है 2016 में इनके लिए। ये सबसे पहले इनका जो विश्व स्तर पर नाम हुआ था। द वेजिटेरियन पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं बताने जा रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एशियाई महिला बन गई हैं हांग कांग। पहले एशियाई पुरुष कौन थे साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले? तो भारतीय थे। वो अभी भारतीय थे, कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको कि 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेताओं में महिलाओं की संख्या कितनी हो गई है? तो 18 महिलाओं ने साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीत लिया है हांग कांग को लेकर। हांग कांग कहाँ की है? साउथ कोरिया की है। और साउथ कोरिया की पहली महिला बन गई है साहित्य नोबेल पुरस्कार जीतने वाली, और एशिया के भी पहली महिला साहित्य नोबेल पुरस्कार जीतने वाली। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान, द वेजिटेरियन को जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बन सकता है क्योंकि पुराने प्रश्न ही बनते हैं। इनकी जो पहली पुस्तक थी कब लिखी थी इन्होंने? 1995 में, 1995 में। अभी ये 54 वर्ष की हैं, 54 वर्षीय हैं। 1995 में इन्होंने पहली पुस्तक लिखी थी, द लव ऑफ युत्सु, पहली पुस्तक थी। और जो ये वेजिटेरियन है, द वेजिटेरियन, 2016 में मैन बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल पुरस्कार मिला था। तो इस पुस्तक इन्होंने 2007 में लिखा था। 2007 में लिखा था इन्होंने इस पुस्तक को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है या चयन किया जाता है? तो स्वीडिश एकेडमी, हम लोगों ने रोज पढ़ा है तो आज भी मैं बता दे रहा हूँ। स्वीडिश एकेडमी के द्वारा साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। अब साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है, तो आज है 11 अक्टूबर। आज के दिन, आज शाम में, हम लोग इंडियन समय के अनुसार शाम में शांति का नोबेल पुरस्कार की घोषणा होगी। और फिर सोमवार को यानी 14 अक्टूबर को इकोनॉमिक्स नोबेल पुरस्कार की घोषणा होगी। तो कंप्लीट एक एक पॉइंट को हम लोग उसमें समझेंगे फिर से एक बार जब डिटेल हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, ये है हांग कांग, साउथ कोरिया की, स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। एक बार यहाँ रिवाइज कर लेते हैं किनको किनको कौन कौन सा पुरस्कार कौन दिया गया है, किस क्षेत्र में कौन कौन से। एक बार मैं इसे जूम करता हूँ। तो सबसे पहले मेडिसिन के क्षेत्र में देखिए, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकिन, मेडिसिन के क्षेत्र में इनको मिला था। उसका फिजिक्स यानी कि भौतिकी 2024 का नोबेल पुरस्कार जॉन जे हॉफील्ड और जेफ्रे ई हिंटन को हम लोग फादर ऑफ एआई, गॉड फादर ऑफ एआई भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद घोषणा होती है केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। केमिस्ट्री में 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। केमिस्ट्री के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पहले थे डेविड बेकर, जिन्हों की पुरस्कार राशि का 50% दिया गया था। लेबोरेटरी में इन्होंने प्रोटीन का निर्माण किया था, अनेक तरह के प्रोटीन का निर्माण किया था। दूसरे थे डेविस हैसाबिस और जॉन जंपर। इन दोनों को 25% इनको और इनको 25% पुरस्कार राशि दिया गया था। एआई के माध्यम से इन्हें अल्फा फोल्ड 2 के माध्यम से इन दोनों ने, डेमिस हैसाबिस और जॉन जंपर ने अल्फा फोल्ड 2 के माध्यम से
प्रोटीन की संरचना का अनुमान लगाया था, प्रोटीन के डिजाइन का अनुमान लगाने के लिए इन्होंने विकसित किया है अल्फा फोल्ड 2 मॉडल। एआई के माध्यम से हम लोग पहले ही किसी भी प्रोटीन का भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इसका डिजाइन किस तरह से होगा, इसका इन्होंने निर्माण किया था। डेविस हसाबिस कौन है? तो गूगल डीप माइंड के सीईओ और सह संस्थापक हैं डेविस हसाबिस, ये भी ध्यान रखिएगा। यह गूगल का डीप माइंड जो प्रोजेक्ट है उसमें दोनों ही कार्यरत हैं। और अब घोषणा हो गई है साहित्य नोबेल पुरस्कार की घोषणा। साहित्य नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, जिन्हें कि साउथ कोरिया के हान कांग को दिया गया है। एशिया की सबसे पहली महिला हो गई हैं साहित्य पुरस्कार जीतने वाली। चलिए, यहाँ रिवीजन हम लोगों ने कर लिया अब तक जितने पुरस्कार 2024 में दिए गए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फासे को दिया गया था। नॉर्वे के उपन्यासकार और नाटककार थे, जॉन फासे को दिया गया 2023 का नोबेल पुरस्कार। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार का डिजाइन आप लोग इमेज पे देख रहे हैं, डिजाइन जो कि स्वीडिश मूर्तिकार एरिक लिंडबर्ग ने किया था। एरिक लिंडबर्ग ने किया था डिजाइन, जो इसके पदक का जो डिजाइन किया गया साहित्य नोबेल पुरस्कार पदक का जो डिजाइन किया है स्वीडन के मूर्तिकार एरिक लिंडबर्ग ने किया है। इसमें एक चित्र में देख रहे हैं कि युवक लॉरेल पेड़ के नीचे बैठा हुआ, पेड़ का नाम ध्यान रखिएगा, लॉरेल पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और म्यूज का गीत सुन रहा है और लिख भी रहा है। तो इमेज को दिखाकर भी प्रश्न बन सकता है कि ये इमेज किस नोबेल पुरस्कार से संबंधित है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा यह पुरस्कार साहित्य नोबेल पुरस्कार का दिया जाता है या फिर इसकी घोषणा की जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इमेज को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व डाक दिवस के बारे में। विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर क्योंकि 9 अक्टूबर 1874 में बर्न स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी। इसकी घोषणा 1969 में टोक्यो में हुई थी कि 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाएगा। उसी तरह से राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को, इसे भी ध्यान रखना है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 2024 की थीम क्या है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या है? इट्स टाइम टू प्रायोराइज मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस। ये इसकी 2024 की थीम है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की। जब दिवस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आज है 11 अक्टूबर। आज का कौन सा दिवस मनाए जाते हैं उसे भी देख लेते हैं। तो आज है 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं 11 अक्टूबर को। उसी तरह से तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कौन सा बनता है, इससे संबंधित है ना, इसलिए मैंने एक साथ रख दिया है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। 24 जनवरी को क्यों मनाते हैं? यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है कि 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसका मैं डिटेल बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 24 जनवरी 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी ने शपथ लिया था 24 जनवरी 1966 में। इसीलिए हम लोग इसको मनाते हैं 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2008 में कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाएगा, इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी। अब बालिका दिवस की हम लोग बात कर चुके हैं, तो उसी से मिलता जुलता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस का मनाया जाता है राष्ट्रीय नेशनल, तो 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। तो यह क्या आप लोग कमेंट में बताइएगा कि नेशनल वुमेंस डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, यह किनका जन्म दिवस है, किनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रतन नवल टाटा जी के बारे में। रतन नवल टाटा जी का निधन हो गया है 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में इनका निधन हुआ। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 मुंबई में हुआ था और मुंबई में ही इनका 9 अक्टूबर
बुधवार के दिन 2024 में हो गया है। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है। पद्म विभूषण पुरस्कार मिल चुका है 2008 में, 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिल चुका है 2006 में, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2006 में। महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार मिल चुका है 2023 में, 2023 में इनको पुरस्कार मिल चुका है। फाइटर जेट है एक F-16 फाइटर जेट उड़ाने वाले पहले भारतीय उद्योगपति थे ये रतन नवल टाटा जी, पहले भारतीय उद्योगपति थे F-16 फाइटर जेट उड़ाने वाले। गोवा क्या है, तो गोवा इनके एक पालतू कुत्ते का नाम है, भी समाचारों में आप देख रहे होंगे इनकी मार्मिक तस्वीर। गोवा जो कुत्ता है इनका पालतू कुत्ता है, इनके पालतू कुत्ते का नाम गोवा रखा गया। क्यों रखा गया? यह एक स्ट्रीट डॉग था, गोवा में ही इनको मिला था और गोवा से इन्होंने स्ट्रीट डॉग को लाया था और अपने साथ ये रख रहे थे पालतू कुत्ते के तौर पर, इसलिए इसका नाम गोवा रखा गया था। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट सा नवल टाटा जी के बारे में। इन्होंने एक फिल्म में भी इन्होंने प्रोड्यूसर का काम किया, को प्रोड्यूसर थे उसमें। 2004 में यह फिल्म आई थी, इसे भी ध्यान रखिएगा। फिल्म का नाम था एतबार। रमेश शर्मा इसके प्रोड्यूसर थे और इसके जो डायरेक्टर थे विक्रम भट्ट। एतबार फिल्म का नाम था, डायरेक्टर थे विक्रम भट्ट। जो एक्टर इसमें फिल्म में थे अमिताभ बच्चन, जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु। तो इसे भी ध्यान रखें। 2004 में यह फिल्म आई थी एतबार नाम की फिल्म, इसमें ये को प्रोड्यूसर थे, परंतु यह फिल्म बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। उसके बाद इन्होंने फिल्म जगत से अपना हाथ खींच लिया था, फिल्म उद्योग से। इनके कुछ इंपॉर्टेंट विचार हैं, थॉट्स हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। 2-3 थॉट्स मैं लाया हूँ। स्लो सक्सेस बिल्ड्स कैरेक्टर, फास्ट सक्सेस बिल्ड्स ईगो। आप भी इस बात से सहमत होंगे। दूसरा है नॉन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट्स ऑन रस्ट कैन। लाइकवाइज उसी तरह से नॉन कैन डिस्ट्रॉय ए पर्सन बट देयर ऑन माइंडसेट कैन। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है थॉट उनका। डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज टू कम टू यू, क्रिएट योर ऑन अपॉर्चुनिटीज। ये 3 थॉट मैंने लाया था इनके बारे में, इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे थॉट्स, इसलिए मुझे पसंद आया, मैं लाया हूँ। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। राफेल नडाल जो स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। कब संन्यास लेंगे? तो नवंबर 2024 में जो डेविस कप स्पेन में आयोजित होगा, इसको खेलने के बाद नवंबर 2024 में डेविस कप में पार्टिसिपेट करने के बाद यह राफेल नडाल संन्यास ले लेंगे। यह इनका आखिरी खेल होगा नवंबर 2024 का डेविस कप का। राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने फ्रेंच ओपन जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, रिकॉर्ड 14 बार सिंगल खिताब जीता है इन्होंने। फ्रेंच ओपन का 14 बार सिंगल खिताब जीता है, इसलिए इन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। बीजिंग ओलंपिक 2008 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था सिंगल टेनिस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। रियो डी जेनेरियो ओलंपिक 2016 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, डबल पुरुष में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। गोल्डन स्लैम विनर का खिताब इनको मिल चुका है 2010 में। 2010 में इन्होंने गोल्डन स्लैम विनर का खिताब जीत लिया था। तो गोल्डन स्लैम विनर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक बार गोल्डन स्लैम विनर कौन कौन से हैं, कितने प्लेयर हैं, इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम लोग जान लेते हैं। तो अब तक के 5 गोल्डन स्लैम विनर है। गोल्डन स्लैम विनर किनको कहते हैं? तो टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनके बारे में भी देखेंगे कौन कौन से ग्रैंड स्लैम विनर है 2024 के, उनका भी मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा अभी इसी स्लाइड के बाद। तो टेनिस में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनमें गोल्ड मेडल जीतने वाले जब ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीत जाते हैं, तो वो प्लेयर गोल्डन स्लैम विनर कहे जाते हैं। तो 2000 सबसे पहले गोल्डन स्लैम विनर कौन बनी थी? तो स्टेफी ग्राफ जर्मनी के प्लेयर हैं ये। 1988 में यह बनी थी गोल्डन स्लैम विनर बनी थी। और स्टेफी ग्राफ 1988 में ही इसी वर्ष
चारों ग्रैंड स्लैम भी जीता था इन्होंने, और उसी वर्ष गोल्डन ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीता था। एक ही वर्ष में गोल्डन स्लैम विनर बनने वाली एकमात्र प्लेयर है, टेनिस प्लेयर है स्टेफी ग्राफ, इसे भी ध्यान रखिएगा। एक ही वर्ष में इन्होंने गोल्डन स्लैम विनर का खिताब भी जीत लिया था। तो 1988 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो 1988 का ओलंपिक सियोल साउथ कोरिया में हुआ था, साउथ कोरिया में हुआ था। दूसरे हैं ग्रैंड गोल्डन स्लैम विनर, यहाँ गोल्डन होगा, ग्रैंड लिखा गया है, गोल्डन स्लैम विनर होगा। तो दूसरे हैं गोल्डन स्लैम विनर अंद्रे अगासी, जो कि यूएसए के, अमेरिका के हैं। 1999 में ये गोल्डन स्लैम विनर बने थे। तीसरे हैं राफेल नडाल, जिनको बारे मैंने बता दिया, 2010 में ये गोल्डन स्लैम विनर बने थे। उसके बाद है सेरेना विलियम्स, 2012 में ये गोल्डन स्लैम विनर बने थे, 2012 में गोल्डन स्लैम विनर बने थे। ये यूएसए अमेरिका के खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी है सेरेना विलियम्स। उसके बाद 2024 में बने हैं नोवाक जोकोविक, सर्बिया के टेनिस प्लेयर, नोवाक जोकोविक सर्बिया के टेनिस प्लेयर गोल्डन स्लैम विनर बने हैं। यहाँ ग्रैंड नहीं होगा, यहाँ गोल्डन होगा, गोल्डन स्लैम विनर, इसे भी ध्यान रखिए। तो अब तक 5 गोल्डन स्लैम विनर हैं। अब हम लोग खिलाड़ी संन्यास के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बार हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय खिलाड़ी 2024 में कौन कौन है जिन्होंने संन्यास लिया है और किस फील्ड से हैं। तो भारतीय कौन कौन से, अभी कुछ दिन 2024 में हम लोगों ने जितने पढ़ा उसके बारे में देख लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था दीपा कर्माकर, जो कि त्रिपुरा के जिम्नास्ट हैं, त्रिपुरा की महिला जिम्नास्ट हैं। किस फील्ड से हैं, जिम्नास्ट, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। परंतु ये कोच और मेंटर बनी रहेंगी, बोली हैं कि कोच और मेंटर की अगर भूमिका मिलती है तो ये बनेंगी। दीपा कर्माकर जिम्नास्ट हैं। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। और अभी वर्तमान में इनके न्यूज़ क्या है, जुलाना, हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट से एमएलए बन गई है कांग्रेस पार्टी से, इसे भी ध्यान रखिएगा। जुलाना विधानसभा सीट को ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बन सकता है, क्योंकि विनेश फोगाट अभी न्यूज़ में है, पेरिस ओलंपिक के बाद यह न्यूज़ में बनी हुई है। उसके बाद पीआर श्रीजेश हॉकी से इन्होंने संन्यास ले लिया। हॉकी इंडिया टीम के ये गोलकीपर थे और अभी वर्तमान में जूनियर हॉकी टीम में ये कोच की भूमिका निभा रहे हैं। सुनील छेत्री फुटबॉलर है, फुटबॉल से इन्होंने संन्यास ले लिया है। रोहन बोपन्ना टेनिस प्लेयर है, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम विजेता है ये, सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम विजेता है रोहन बोपन्ना। पी साई प्रणीत बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। ये 3 क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर, शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। चलिए एक एक पॉइंट को समझा, थोड़ी वीडियो बड़ी बन गई है, फिर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट का हम लोगों ने डिस्कस किया है, कहीं भी फालतू का बात नहीं किया है। आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।